Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. यार मैंने मतलब 700 से भी ज़्यादा आई डोंट नो, अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितने वीडियोस इस चैनल पे डाल दिए हैं और मैक्सिमम वीडियोस का जो इंट्रोडक्शन है मैं ऐसा ही रखती हूँ, तो आदत से मजबूर हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे ख्याल से अब आपको आदत लग जाएगी कि ऐसे ही मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। Anyway, welcome to this unnamed series of English where in 30 days we are going to complete the entire English. नॉट जस्ट इन 30 डेज, उससे भी पहले हम इंग्लिश कंप्लीट कर चुके होंगे, बट उसके बाद में हम क्वेश्चंस, चाहे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपके एमसीक्यूज हो, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो सब जो है हम करेंगे, तो 30 डेज उसके लिए हमें चाहिए। जस्ट इन केस आप खुद से ये करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देखिए, वहां पे आपको पूरा 30 डेज का प्लान मिल जाएगा। माई मदर एट 66 आज हमें करना है, कमला दास ने लिखा है इस कमाल की पोअम को, तो फटाफट से शुरू करते हैं। कमला दास ने 1934 से लेके 2009 तक जो हमारे बीच रही हैं, इस कमाल सी पोअम को लिखा है। शी इज ऑल्सो नोन बाय हर पेन नेम, कमला दास का पेन नेम भी था माधवी कुटी, तो माधवी कुटी के नाम से उन्हें जाना जाता था। एंड इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट्स, इंडिया के बहुत सारे पोएट्स में से एक ऐसी पोएट है जिन्हें सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब बहुत सारे ऐसे पोएट्स हैं जिनके नाम हम जानते हैं, हमें जनरल नॉलेज की बुक में कराए जाते हैं, जिन्होंने बहुत ही कमाल का कंट्रीब्यूशन किया है, और उनमें से एक है हमारी माधवी कुटी। बॉर्न इन मालाबार केरला, शी रोट इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम। सो वो मालाबार केरला में पैदा हुई है और उन्होंने अपनी जो वर्क है उन्हें इंग्लिश और मलयालम दोनों में प्रेजेंट किया, दोनों में लिखा है। हर राइटिंग इज नोन फॉर, और उनका लिखा गया किस चीज के लिए जाना जाता है जरा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार पोएट का आपके पोएम से कनेक्शन जो है उस पे क्वेश्चन आता है, पोएट के राइटिंग स्टाइल पे क्वेश्चन आता है, पोएट कैसा लिखते हैं उस पर क्वेश्चन आता है। तो ये जो लिखती हैं उसे जाना जाता है इमोशनल ऑनेस्टी के लिए, कि आपके अंदर जो इमोशंस है वो एक्चुअली उनके अंदर के इमोशंस बाहर निकाल कर रखती हैं। देखो, आप जो फील कर रहे हो ना, उसे एक्सप्रेस करना भी आसान नहीं है आज की दुनिया में, एंड आई एम श्योर तब भी नहीं होगा। तो उसे एक्सप्रेस करना आसान नहीं है, बिकॉज यू नो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, क्या पता मैं किसी को अनईजी तो नहीं कर दूंगा, कोई अनकंफर्टेबल तो नहीं हो जाएगा, मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर दूंगा, कोई मुझे तो जज नहीं कर लेगा। देयर आर सेवरल क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, बट जब आप ये इमोशनल ऑनेस्टी लोगों के सामने रखते हो, वे यू नो कि आप क्या फील कर रहे हो, और उस फीलिंग को आप लोगों तक बताते हो, लोगों तक पहुंचाते हो ईमानदारी के साथ में, तो वो आई थिंक इज समथिंग जिसको हमें प्रेज करना चाहिए, जो कि हमें यहाँ देखने को मिलता है इन माधवी कुटीज यानी कमला दास राइटिंग। बोल्ड पोर्ट्रेयल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, वो इनके बारे में बात करती है, पोर्ट्रे करती है इन्हें। कन्फेशनल स्टाइल, कन्फेस कर देती है भैया, कोई छुपा छुपी नहीं है कि भैया मैं ये फील कर रही थी, वो फील कर रही थी, जो भी फील कर रही थी बता देगी। एंड डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट, ठीक है, तो आप क्या फील कर रहे हो, आपका ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, बहुत सारी चीजों का आपको कहीं ना कहीं कमला दास की राइटिंग में डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट नजर आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको एक टेम्पररी फीलिंग थी बस उसके बारे में एक पोएम लिख दी है, उस फीलिंग को जानने की कोशिश की, कहां से आ रही है उसे समझने की कोशिश की, हम कैसे बिहेव करते हैं जब हमारे अंदर वो फीलिंग होती है, उस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है हमारी माधवी कुटी यानी कमला दास ने। She explores themes of love, loneliness, womanhood and identity. आपको उनके राइटअप्स प्यार, अकेलापन, फेमिनिज्म, वुमनहुड, कहते हैं ना औरत होना कितना खूबसूरत है, तो वो उसके बारे में एक्चुअली बात करती हैं, एंड ऑफ कोर्स आइडेंटिटी के बारे में भी बात करती हैं। This poem is a deeply personal expression of fear of losing her aging mother. इन दिस पर्टिकुलर पोएम वो ये चीज को एक्सप्रेस करती है कि कैसे उनकी एजिंग मदर जो है उन्हें छोड़कर एक दिन चली जाएंगी। एंड आई थिंक ये ना फियर सबके दिमाग में, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारे साथ वो भी वैसे वैसे ही बड़े हो रहे हैं, और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे वो करीब जा रहे हैं अपनी डेथ के। ठीक है, और ये चीज को एक्सेप्ट करना, इस चीज को इनफैक्ट बोल भी पाना, मतलब जब मैंने बोला तब भी मुझे मेरी जीभ लड़खड़ाई,
क्योंकि वो बोल पाना भी इतना मुश्किल है कि अगर नैनो सेकंड्स का थॉट भी अगर ये दिमाग में आ जाता है तो हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जो इमोशन है, उस इमोशन को उठाकर रख दिया है इस पोएम माय मदर एट 66 में। Why has she called this poem or named this poem or titled this poem as My Mother at 66? Because My Mother at 66 directly captures the central focus of the poem. क्योंकि My Mother at 66 जो है वो थीम को कवर करता है। इस पोएम का जो थीम है, इस पोएम का जो फोकस है, वो है मदर्स एजिंग एंड पोएट्स इमोशनल रिस्पॉन्स टू द रियलाइजेशन ऑफ मोर्टैलिटी। ये पोएम बात ही मम्मी के एजिंग के बारे में करती है। ये पोएम बात ही पोएट के इमोशनल रिस्पॉन्स के बारे में करती है कि जब उन्होंने देखा अपनी मम्मी को बीमार तो उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया। एंड देन ये पोएम इस बारे में बात करती है कि मोर्टैलिटी रियल है, मोर्टैलिटी ट्रूथ है। आज नहीं तो कल हम सबको जाना है ये दुनिया छोड़कर। ये पोएम इसके बारे में बात करती है। The poem is autobiographical and revolves around। आपको पोएम के अंदर ऑटोबायोग्राफिकल टोन नजर आएगी। यार जब आप अपने खुद के इंसिडेंट के बारे में बात करते हो, जब आप अपनी खुद की फीलिंग बताते हो तो वो ऑटोबायोग्राफिकल नरेशन लगता है और वो लग रहा है। एंड द एंटायर पोएम revolves around poet's journey from her parents' home to Cochin airport, a fleeting but intense moment of recognition of mortality। वो कैसे अपने माँ बाप के घर से कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जाती है। इस दौरान उन्हें एक इंटेंस मोमेंट महसूस होता है जहां पे वो मोर्टैलिटी को रिकॉग्नाइज करती है कि ओ माय गॉड, ये तो जीवन का सत्य है, एक ना एक दिन सब लोग छोड़कर जाएंगे। मैं ये दुनिया छोड़कर जाऊंगी, वैसे ही मेरे लव्ड वंस भी ये दुनिया छोड़कर जाएंगे। शी रियलाइजेस दैट इन हर अटेम्प्ट टू एक्सेप्ट रियलिटी व्हाइल हाइडिंग इनर फियर। ना आप कितने भी बोल्ड हो यार, आप कितना भी बोल्ड होने का नाटक कर लो, किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मतलब एक इंसान अपनी खुद की डेथ को एक बार को एक्सेप्ट कर लेता है पर अपने लव्ड वंस की नहीं। तो वो जो हिम्मत इन्होंने यहां पर दिखाई है कि चलो ठीक है यही ट्रूथ है, चलो एक्सेप्ट कर लेती हूँ रियलिटी, वो हिम्मत जो है उसके पीछे छुपा हुआ डर, उसके पीछे छुपा हुआ दर्द जो है वो हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो वो हमें नजर आ रहा है। ऑलराइट, आ जाते हैं थीम पे। पोएम का थीम है एजिंग एंड मोर्टैलिटी। सबसे पहले तो यार ये पोएम एजिंग और मोर्टैलिटी के बारे में बात करता है। भैया जिस पोएम के टाइटल के अंदर ही एज है, जिस पोएम के टाइटल के अंदर ही एज है, वो तो एजिंग के बारे में बात करेगा ही करेगा। बट एजिंग के साथ साथ ये मोर्टैलिटी के बारे में भी बात करता है, जिसका मतलब है आज नहीं तो कल हम ये धरती छोड़कर चले जाएंगे। हम मॉर्टल्स हैं, हमें आज नहीं तो कल जाना होगा। फियर ऑफ लॉस के बारे में बात करता है, क्योंकि इससे भी ज्यादा हम इस चीज से डर जाते हैं कि हम अपने लोगों को कहीं ना कहीं लूज कर देंगे। पेरेंट और चाइल्ड के बॉन्ड के बारे में बात करता है, क्योंकि ये बॉन्ड ऐसा है जिसमें ग्रोथ है। अब बच्चा ग्रो होते हुए माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है, बट उस बच्चे के साथ साथ माँ बाप भी ग्रो कर रहे हैं और वो भी एक ऐसी स्टेज पे पहुंच रहे हैं जिस स्टेज पे शायद वो एक दिन अपने बच्चे को देख भी नहीं पाएंगे। तो इमोशनल रोलर कोस्टर है ये, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। कॉन्ट्रास्ट इन लाइफ, जिंदगी के अंदर कितने मतलब कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ आपको जिंदगी पनपती हुई नजर आएगी, दूसरी तरफ जिंदगी उजड़ती हुई नजर आएगी, खत्म होती हुई नजर आएगी। एक्सेप्टेंस एंड होप, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो पर चीजों को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, अपने आप को दिलासा देना ही पड़ता है, उम्मीद रखनी ही पड़ती है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पोएम के अंदर सब थीम्स है हेल्पलेसनेस बिफोर टाइम एंड नेचर, क्योंकि आप समय और नेचर के आगे नहीं बढ़ सकते। आज नहीं तो कल समय और नेचर आपको असलियत दिखा देगा। आज नहीं तो कल समय और नेचर कह देगा भैया मैं बलवान हूं, तुम पीछे हटो। ठीक है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रियलिटी एंड डिनायल, क्योंकि आपको कोई भी चीज जो आपके साथ बुरी होती है, कोई भी ऐसी चीज होती है जो ग्रीविंग होती है, जिसका शोक आप मनाते हो, उसके फर्स्ट फ्यू स्टेजेस में डिनायल ही आता है। पहले तो आपको यकीन ही नहीं हो रहा होता कि चीज हो गई है,
तो ये जो पोएम है टॉक्स अबाउट द इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रियलिटी एंड डिनायल। एक तरफ सच्चाई है कि मम्मी बीमार रहने लगी है, मम्मी की उम्र होने लगी है, मम्मी मुझे छोड़कर चली जाएगी, और दूसरी तरफ ये चीज का डिनायल है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगी। तो ये रियलिटी और डिनायल का क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सर्कल और साइकिल ऑफ लाइफ, यूथ एंड ओल्ड एज, किस तरीके से आप जीरो से शुरू होकर वापस घूमकर उसी जीरो पे आ जाते हो। कहते हैं ना वो मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है। सो उसके बारे में भी ये बात करता है एंड क्वाइट लिटरली बात करता है, बिकॉज एक तरफ आपको जिंदगी का एक फेज नजर आता है जहां पे आप छोटे बच्चों को देखते हो, जिंदगी की शुरुआत देखते हो, और दूसरी तरफ आपको जिंदगी का वो फेज नजर आता है जहां पे आप जिंदगी को गुजर के खत्म होते हुए देखते हो इस पोएम के अंदर। होप एज अ कोपिंग मैकेनिज्म, ऑफ कोर्स होप एज अ कोपिंग मैकेनिज्म, बिकॉज चाहे कुछ भी हो, रियलिटी कुछ भी हो, कितना भी डिनायल में हो, कितना भी डिनायल में नहीं हो, तुम्हें होप रखनी पड़ेगी भैया, उम्मीद रखनी पड़ेगी, बिकॉज उम्मीद से ही कोप अप होता है, उम्मीद ही है कोपिंग मैकेनिज्म। उम्मीद के बिना आप एक्सेप्टेंस वाली स्टेज पर आ ही नहीं पाओगे, आप ग्रीव ही करते रह जाओगे। और अगर होप नहीं होती तो इस दुनिया के अंदर कोई भी जिंदा ही नहीं बचता, क्योंकि हर दूसरा इंसान अपने लव्ड वंस के पीछे जाने को रेडी हो जाता। ये होप है जिसकी वजह से हम कोप अप करते जा रहे हैं, हम एक्सेप्टेंस की स्टेज तक पहुंचे जा रहे हैं एंड फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब जो है वो हरि की इच्छा, हरि इच्छा प्रबल है। साइलेंट कम्युनिकेशन ऑफ लव, और कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आया कि चुप्पी में प्यार है यार, चुप्पी में एक अलग ही प्यार है। कभी कभी आपको बहुत सारी चीजें जो होती है ना वो बोलनी भी नहीं पड़ती है, अब आपकी बात जो है वो बिना बोले ही सामने वाले को समझ में आ जाती है। वो साइलेंट कम्युनिकेशन ऑफ लव जो है वो हमें यहां नजर आ रहा है। ऑलराइट, चैप्टर के पोएम के अंदर कैरेक्टर्स है, जैसे कि पोएट जो कि डॉटर ही है, बहुत ही सेंसिटिव है, ऑब्जर्वेंट नेचर की है, डीपली अटैच्ड है अपनी मम्मी से, एक्सपीरियंस करती है इमोशनल टर्मोइल को, अपनी फियर को हाइड करते हुए, रिप्रेजेंट करती है सारे बच्चों को जो कि अपनी आंखों के सामने अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होते हुए देख रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स उनकी क्या फीलिंग है वो हमें यहां पर नजर आता है। मदर की अगर बात की जाए तो मदर 66 इयर्स ओल्ड है, फ्रेल है, वीक है, डोजिंग है, एकदम आराम से झपकी ले रही है अपना मुंह खोल के। मदर बहुत ही पेल दिखती है, ऐसी दिखती है जैसे कि कोई कॉर्प्स हो, कोई डेड बॉडी हो। अच्छा, आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका चुप रहना जो है वो पोएट के अंदर एक इमोशनल फियर को ट्रिगर करते हुए दिखेगा। आपको दिखेगा कि जैसे वो चुप बैठी हैं, उनकी चुप्पी की वजह से पोएट ज्यादा घबराई हुई है। पोएट को ये लगता है कि ओ माय गॉड ये चुप क्यों है, मम्मा कुछ बोल क्यों नहीं रही, मम्मा वैसी एक्टिव क्यों नहीं है जैसी वो पहली रहा करती थी। लिटरेरी डिवाइसेस जो इस पोएम के अंदर यूज हुए जरा देखेंगे। हाँ जी, डिवाइस है सिमिली। बेटा सिमिली का मतलब क्या होता है? सिमिली का मतलब होता है कि ऐसा लिटरेरी डिवाइस जो दो ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो चीजें हो सकती है और उनके बीच में लाइक और एज की मदद से क्या करे, कंपैरिजन करे। सो सिमिली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स में, पेल एज अ लेट विंटर्स मून में, क्योंकि मम्मी और मम्मी के फेस को यहाँ पर कभी डेड बॉडी से तो कभी लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया गया है। जब डेड बॉडी से कंपेयर किया गया है तो ये दिखाता है उनकी वीकनेस। फ्रेलिटी कम्स फ्रॉम वर्ड फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है वीक, तो उनकी फ्रेलिटी यानी उनकी वीकनेस यहाँ पे नजर आती है। इसके साथ में पेल एज ए लेट विंटर्स मून में वीकनेस और फेडिंग वाइटैलिटी हमें नजर आती है, क्योंकि जैसे ही आप देखते हो सर्दियों का जो चांद होता है, स्पेशली जो आधी रात वाला चांद होता है, वो आधी रात वाला चांद किस तरीके से धीरे 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 छुपता 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 जैसे जैसे उसकी चमक जाती जाती है, जाते जाते एक बार में फिर वो गायब हो जाता है ना, तो वो हमें नजर आता है। पर्सोनिफिकेशन, बेटा जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर देते हैं, जब किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के अंदर हम मूवमेंट डाल देते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे है ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट भी दिख रहा है यूथफुल एनर्जी और एजिंग के बीच में। आपको ट्रीज भागते हुए नजर आ रहे हैं बिकॉज व्हीकल जो है
वो फुल स्पीड में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, तो ट्रीज पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि वो समय जो पीछे चला गया, वो समय जो भाग गया उतनी ही तेजी से। अभी कल तक तो पोएट इतनी छोटी थी, अपनी मम्मी के साथ खेला करती थी, और आज वो इतनी बड़ी हो गई है कि उनकी मम्मी उनके सामने लाचार है, बेबस है, फ्रेल दिख रही है उन्हें। इमेजरी नजर आती है, विजुअल इमेजेस ऑफ ट्रीज एंड चिल्ड्रन एंड ऑफ कोर्स मदर। आपको इस तरीके का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है, इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है कि आप उन वर्ड्स को पढ़कर एक्चुअली इमेजिन कर सकते हो। आप इमेजिन कर सकते हो ट्रीज का भागना, आप इमेजिन कर सकते हो बच्चों का अपने घरों से हंसते खेलते निकलना, आप इमेजिन कर सकते हो मदर का मुंह खोल के सोना। ठीक है, तो ये आपको यहां पर नजर आता है। ऑफ कोर्स इट हेल्प्स रीडर्स विजुअलाइज द सेम। फिर आता है आपका सिंबोलिज्म। ना सिंबोलिज्म भी आपको दिख रहा है, बच्चों का मतलब यूथ है, लाइफ है, मून का मतलब एजिंग है। रेपिटेशन देखने को मिलता है आपको वर्ड स्माइल का। यार कभी कभी क्या होता है कि जब पोएट्स किसी चीज पे इंफसाइज करना चाहते हैं, किसी वर्ड पे इंफसाइज करना चाहते हैं, तो वो उस वर्ड को रिपीट कर देते हैं, या फिर अगर वो एक रिदमिक या फिर कह सकते हैं एक रिदम बनाना चाहते हैं, तब भी वो उस वर्ड को रिपीट करते हैं। यहां पे पोएट स्माइल वर्ड को बार बार इसके लिए रिपीट करती है बिकॉज शी वांट्स कि आप स्माइल पे फोकस करो। वो चाहती है कि वो आप इंफसाइज करो उस पे, आप उस पे फोकस करो। मेटाफर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जब मदर को डेथ के साथ में कहीं ना कहीं कंपेयर किया जाता है। एंड एन्जैबमेंट जो है वो इस पोएम की खास बात है, क्योंकि एक ही थॉट को इंटायर पोएम के अंदर कंटिन्यू किया गया है, और इसी से हमें ये पता चलता है कि ये जो पूरी पोएम है ये एक सेंटेंस के अंदर लिखी हुई पोएम है, जिसे 14 लाइंस के अंदर डिवाइड किया गया है। एक ही थॉट को इसमें रखा गया है, एंड हेंस इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एन्जैबमेंट। ओह ओके, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। डोज मतलब स्लीपिंग लाइटली, एशन मतलब पेल लाइक एश, कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, स्प्रिंटिंग इज रनिंग फास्ट, वेन का मतलब है पेल या वीक, एक का मतलब है इमोशनल पेन, एंड फेमिलियर फियर का मतलब है पोएट का रिकरिंग चाइल्डहुड फियर कि एक ना एक दिन मम्मी मुझे छोड़कर चली जाएगी। चलिए फटाफट से पैरा बाय पैरा इस पोएम को कंप्लीट करते हैं। यार सबसे पहले तो जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स इसके अंदर पैराज नहीं है, इसके अंदर लाइंस है। ये एक ही सेंटेंस के अंदर लिखी हुई पोएम है, जिसको आप देखेंगे कि नहीं भी तो 14 लाइंस के अंदर जो है वो कवर किया गया है। तो लाइन 1 to 6 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पोएट ने बताया है कि वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन एयरपोर्ट की तरफ ड्राइव कर रही थी, और तब उन्होंने नोटिस किया अपनी मम्मी को, जो कि उनके साइड में बैठी थी, अपना मुंह खोलकर वो झपकी ले रही थी। जब उन्होंने अपनी मम्मी के फेस को देखा तो उनकी मम्मी का फेस एकदम पेल नजर आ रहा था, फीका पड़ा हुआ था, एकदम कलरलेस था, उसके ऊपर कोई भी लस्टर नहीं था, कोई भी कलर नहीं था, जिसकी वजह से उनकी मम्मी का फेस एकदम कॉर्प्स जैसा लग रहा था, यानी एकदम डेड बॉडी जैसा लग रहा था। ठीक है, तो अपनी मम्मी को, ठीक है, अपनी मम्मी को जब वो इस तरीके से देखती हैं कि उनका फेस कैसा है, कलरलेस लग रहा है, पेल लग रहा है, तो वो अपनी मम्मी को एक कॉर्प्स के साथ यानी डेड बॉडी के साथ कंपेयर कर देती है। The poet feels a painful realization that her mother is truly old now. पोएट को एक पेनफुल रियलाइजेशन होता है एट द सेम टाइम कि उनकी मम्मी जो है वो बूढ़ी हो चुकी है, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी मम्मी को इस सिचुएशन के अंदर देखा है अभी, तो इमेजिन करो कि एक एक दिन जब वो इन सिचुएशन के अंदर रहती होंगी, अब उन्हें पता चल गया है कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरी मम्मी एक्चुअली स्ट्रगल कर रही है, उन्हें ब्रीदिंग में भी इशू हो रहा है, एंड दैट इज वाई परहैप्स जब वो सो रही है वो मुंह खोलकर सो रही है। तो जिस मिनट वो ये रियलाइज करती है, एक सडन रियलाइजेशन हो जाता है कि अरे यार मेरी मम्मी तो बूढ़ी हो गई है। She immediately tries to push the thought away to avoid emotional discomfort. और उसी मोमेंट पे जब वो एक नैनो सेकेंड्स का भी थॉट उनके दिमाग में आता है कि मेरी मम्मी तो बूढ़ी हो रही है, मेरी मम्मी तो मुझे छोड़कर चली जाएगी, उसी मोमेंट पे उन्होंने अपने आप को उस इमोशनल डिस्कम्फर्ट से बचाने के लिए कि नहीं भैया मैं तो ये नहीं झेल पाऊंगी, मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकती उस चीज के बारे में, तो अपने आप को उस चीज से बचाने के लिए वो अपने थॉट को कोशिश करती है कि वो थॉट को डाइवर्ट कर ले, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर ले।
So of course, to distract herself, she looks outside the car window. She sees young trees appearing to sprint backwards and children rushing joyfully out of their homes. अब बेटा हम देखते हैं कि जब वो ऐसा सोचती है कि मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेती हूँ, मैं बाहर देख लेती हूँ। बेटा हमेशा अगर अपने दिमाग को चकमा देखकर डिस्ट्रैक्ट करना आसान होता तो इस दुनिया के अंदर जो इतने लोग डिप्रेस्ड हैं वो शायद डिप्रेस्ड होते ही नहीं। पहली बात तो हर किसी को ये कला आती नहीं है कि वो अपने दिमाग के थॉट्स को डाइवर्ट कर दे, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर ले। जिनको आती है उनके लिए भी इतना कोई आसान नहीं होता। जब इन्होंने यहाँ पे बाहर देखने का सोचा, जब वो बाहर देखने लगी तो बाहर देख के वो कोई ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। अभी भी उनका दिमाग इसी बात पे अटका हुआ था कि लो जी, देखते देखते कितना समय बीत गया, कैसे मैं छोटी सी हुआ करती थी अपनी मम्मी के पास में, कैसे मेरी मम्मी, कैसे मैं, हम दोनों बड़े हो गए, कैसे मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई, बीमार रहने लगी है और अब मुझे छोड़कर चली जाएगी। ये सारे थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे थे एंड इन थॉट्स का चलना जो है पोएट ने बड़े ही खूबसूरती से दिखाया है पोएटिक डिवाइसेस की मदद से। पहला पोएटिक डिवाइस जो उन्होंने यूज किया है वो ट्री स्प्रिंटिंग में यूज किया है, जहां वो पर्सोनिफाई करती है पेड़ों को और वो दिखाती है कि जब मैं विंडो से बाहर देखी, क्योंकि मेरा व्हीकल तेज स्पीड में आगे बढ़ रहा था, वो ट्रीज पीछे छूटे जा रहे थे, मानो जैसे कि समय मेरी आंखों के सामने पीछे छूटे जा रहा है, मानो जैसे मेरी आंखों के सामने मेरा समय जो है वो पीछे पुश हो रहा है। कि वो सारा मोमेंट, वो सारे मोमेंट्स, मेरा चाइल्डहुड, मेरा यूथ, ये सब कैसे निकल गया, मेरी मम्मी का यूथ मेरी आंखों के सामने से कैसे निकल गया। इसके बाद में उन्हें दूसरा जो इमेजरी नजर आता है जिसके अंदर वो कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करने की कोशिश करती है टू हेल्प यू यू नो विजुअलाइज हर मदर्स कंडीशन इज मैरी चिल्ड्रन। वो बताती है कि कैसे वो जैसे ही बाहर देखती है तो एक घर से बहुत सारे खुश खुश बच्चे बाहर निकलते हुए भागे भागे आ रहे होते हैं। अब ये खुश खुश बच्चों को देखकर वो अपनी मम्मी को देखती है, सोचती है कि जिंदगी का पहला फेज कितना अच्छा होता है, खुशी से भरा हुआ, एक्साइटमेंट से भरा हुआ, एंथुजियाज्म से भरा हुआ। और दूसरी तरफ जिंदगी का ये फेज है जिसमें मेरी मम्मी है, ना खुशी है, ना वो एनर्जी है, ना वाइटैलिटी है, ना यूथ है, ना किसी तरीके का एंथुजियाज्म है, ना हेल्थ है, कुछ भी नहीं है। जिंदगी वहां से यहां कब पहुंच जाए पता ही नहीं चलता। बड़ी छोटा सा सफर रहा ये तो। वो ये सोचती रहती है, तो ये जो डिस्कम्फर्ट वो अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, अनफॉर्चुनेटली वो डिस्कम्फर्ट ज्यादा हो जाता है। लाइन्स 11 to 14 कहती है कि अभी आफ्टर द सिक्योरिटी चेक at the airport, the poet looks at her mother again from a few yards away. अब सिक्योरिटी चेक हो जाता है। सिक्योरिटी चेक होने के बाद में ऑफ कोर्स क्योंकि वो एयरपोर्ट पहुंच गई है, सिक्योरिटी चेक होने के बाद में अब जिन लोगों के पास टिकट्स नहीं होने तो आगे जाने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे मम्मी जो है वो पीछे खड़ी हुई है, कमला दास आगे सिक्योरिटी चेक को पार करके खड़ी हुई है। वो मुड़कर फिर से अपनी मम्मी को देखती है और जब वो अपनी मम्मी को देखती है तो उनकी मम्मी का फेस अभी भी डल नजर आ रहा है। वो अपनी मम्मी के फेस को मून के साथ कंपेयर करती है, आधी रात का सर्दियों का मून उसके साथ कंपेयर करती है, क्योंकि वो मून जैसे धीरे 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 फेड हो जाता है और फेड होकर एक बार में बस गायब ही हो जाता है। एग्जैक्टली वैसा ही उनका फेस भी लग रहा होता है। वो मून जो कि इतना फेड होता है कि उसकी एक्चुअल ब्राइटनेस, उसका लश्यर एकदम से गायब हो जाता है। उसके ही जैसा उनकी मम्मी का फेस लग रहा था। वो ब्राइटनेस, वो लश्यर, वो एनर्जी, वो एंथुसियाज्म कुछ भी अब मम्मी के अंदर नहीं बचा था, वो फेड हो रही थी, जस्ट लाइक लेट विंटर्स मून। अब जब ये होता है तो एकदम से उनके अंदर का बचपन का जो डर है वो ताजा हो जाता है। एकदम से उनके अंदर का वो जो डर है वो ताजा हो जाता है। हर बच्चे को बचपन में एक ही डर है कि मैं मेरी मम्मी से दूर हो जाऊंगा, एक दिन मम्मी मुझे छोड़कर चली जाएगी, मैं कहीं गुम हो जाऊंगा, मेरी मम्मी मुझे नहीं मिलेगी। शायद कमला दास के साथ में बचपन में और भी ऐसे इंसिडेंसेस हुए होंगे जिसकी वजह से उनका ये जो डर है ये और बढ़ गया होगा। अब ये जो डर है अपनी मम्मी को लूज करने का, बचपन का डर, ये वापस आ जाता है। ये जो डर है, इस डर के साथ आता है बहुत ही खतरनाक पेन, और वो पेन इसके लिए है क्योंकि अब रियलिटी सामने है।
ऐसे भी पता है इंसान को समझ में भी नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में फंस गई है एक बेटी। उसे समझ नहीं आ रहा कि मैंने जो अपनी नई जिंदगी का चुनाव किया है मुझे उसकी तरफ जाना है, या फिर जो मेरी पिछली जिंदगी मेरे सामने बिखरती हुई नजर आ रही है मुझे उसे बटोरना है। वो क्लोन नहीं बना सकती और इसीलिए सैडली दो जगह प्रेजेंट नहीं हो सकती, तो वो चूज करे तो किसे करे। और जहां पर भी जो भी चूज करे, जो छूट जाता है वो ब्लेम करेगा। आज अपनी नई ड्यूटीज को छोड़कर अपनी माँ की सेवा कर लेंगी तो वो नई ड्यूटीज वाले कहेंगे ओ माय गॉड ये तो हमारे बारे में सोचती नहीं है, ये जॉब के बारे में नहीं सोचती। बॉस कहेगा जॉब के बारे में नहीं सोचती, शी इज नॉट सीरियस एट ऑल। अगर शादी हो गई होगी तो इन लॉज हस्बैंड कहेगा शी डजंट केयर अबाउट अस। उनके पास चली जाएगी, अपने जॉब पे चली जाएगी, कॉलेज में चली जाएगी, तो इधर माँ बाप सोचेंगे कि देखो जी आज इस दिन के लिए बच्चे बड़े करे हमने, हाँ छोटे छोटे बच्चों के पीछे अपना सब कुछ तबाह कर दिया ताकि एक दिन हमें अकेला बैठा रहना पड़े, ताकि बुढ़ापे में सहारा ना मिले कोई। ऐसे में एक बच्चा करे तो क्या करे, खास करके एक बेटी करे तो क्या करे। कमला दास वहां पे एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज के अंदर नजर आती हैं, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज है ये इसके अंदर वो क्या सेलेक्ट करती हैं, इसके अंदर वो सेलेक्ट करती है कि भैया मेरे को कोचिन जाना है तो मुझे अभी कोचिन जाना ही पड़ेगा। बट व्हाट अबाउट द फियर, व्हाट अबाउट द एक जो कि उनके अंदर है, वो इमोशंस जो कि उनके अंदर है, इतने इमोशंस, इतने गहरे इमोशंस जो उनके अंदर है, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं शो करते हैं कि वो अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई है, वो अंदर से बहुत ज्यादा पेन में है। बट क्या आप इस डर को, क्या आप इस पेन को अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हो? नहीं, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अरे यार मतलब अगर ये बच्चा खुश है तो मैं 10 टाइम्स खुश हो जाऊंगा, अगर ये बच्चा सैड है तो मैं 10 टाइम्स सैड हो जाऊंगा। तो कभी कभी अडल्टहुड के साथ में इमोशंस को कंसील करना भी आ जाता है। ऐसा लगता है कि यार मतलब इमोशंस आपके अंदर जितने भी हो आप उन्हें छुपाने लगते हो। ऐसा लगता है कि ठीक है अब मैं चाहूं तो भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो पेन भी चाहूं तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि अगर वो पेन दिखाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स तो और पेन में आ जाएंगे। खुशी दिखाऊंगा अच्छी बात है, तो छुपाने लगते हैं हम। अडल्टहुड के साथ में ऐसी बहुत सारी चीजें आती है जो ये दुनियादारी और पूरी दुनियादारी के साथ में जीना सिखा देती है, और ऐसा ही कुछ कमला दास ने किया। She had to make the hard choice. She had to leave her mother behind and go. She was heartbroken, वो heartbroken थी, पेन में थी, दर्द में थी, and she concealed it beautifully behind a hollow smile. सारी चीजें छुपा ली और मुंह पर एक खोखली स्माइल जो है वो लगा ली। और ऐसा नहीं है कि ये जितनी भी मनुष्यत उन्होंने अपने अंदर पैदा कर ली थी, ये जो इतने नेगेटिव इमोशंस उन्होंने अपने अंदर पैदा कर लिए थे वो किसी और को दिखा रही थी। इन नेगेटिव इमोशंस को शी कैरीड सो ब्यूटिफुली कि उन्होंने ऑप्टिमिज्म के साथ फेयरवेल दिया अपनी मम्मी को। सी यू सून अम्मा, पॉजिटिविटी के साथ, अरे मम्मी आपसे बहुत जल्द मिलूंगी। उन्हें खुद नहीं पता था कि वो अपनी मम्मी से कब मिलेंगी, मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, कभी उन्हें ऐसे ही खड़ा देख पाएंगी या नहीं। क्या ये लास्ट फिजिकल टच है, क्या ये लास्ट आई कांटेक्ट है, क्या ये लास्ट टाइम वो बात कर रही है इन पर्सन अपनी मम्मी से? शी डजंट नो, बट उन्हें वो पॉजिटिविटी अपनी मम्मी तक पहुंचानी थी, एंड दैट इज व्हाई शी सेड सी यू सून अम्मा, बहुत जल्दी मिलूंगी। एंड एक हॉलो सी स्माइल कर दी ताकि उनकी मम्मी को अपनी बेटी की वो बड़ी सी स्माइल याद रहे और वो भी 10x स्माइल करे। समटाइम्स जब वो अंदर से डरे हुए होते हैं तब भी हम अपने पेरेंट्स से उसका रीजन छुपाते हैं, बिकॉज हमें लगता है ओ माय गॉड रीजन तो यही है। एंड अगर हमने इन्हें बता दिया कि हम इनकी हेल्थ को लेकर चिंता में हैं तो ये उस बात की चिंता में आ जाएंगे कि हे मेरी हेल्थ की चिंता मेरे बच्चों को हो गई है, ओ माय गॉड। इस तरीके का कहीं ना कहीं हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, और ऐसा ही कुछ कमला दास के साथ में भी हो रहा था। बेटा जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूं, जब भी आप कुछ भी पढ़ेंगे तो उसके बाद में आप अपने थॉट्स को रिकलेक्ट करेंगे, 150 वर्ड्स के अंदर पोएम या फिर अपने चैप्टर को पूरा रैप अप करेंगे, एंड उसके बाद में समरी के साथ में मैच करेंगे कि कुछ आपने छोड़ दिया है क्या, कुछ और लिखना है क्या, किसी चीज को और बेटर वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर सकते हो क्या।
So I'll read the summary out loud for you. My Mother at 66 is a deeply emotional and autobiographical poem by Kamla Das. The poet describes the car journey with her aging mother to Cochin airport while observing her mother dozing with an open mouth and a pale corpse-like face. She experiences a painful awareness of her mother's old age and approaching death. To avoid confronting these feelings, she turns her gaze to the world outside and notices young trees appearing to spread and children running out of their homes. These are the symbols of youth, life, and energy that contrast with her mother's declining vitality. At the airport, when she looks at her mother again, standing weak and pale like a late winter's moon, her childhood fear of losing her mother resurfaces. Hiding her distress, the poet smiles repeatedly and offers hopeful parting words. Now, these hopeful parting words are basically words of optimism. See you soon, Amma, reflecting her love, fear, and desire for her mother's continued presence. ओके, अब दिस इज लाइक अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें से आप कुछ कुछ वर्ड्स निकाल सकते हो, कुछ फ्रेजेस निकाल सकते हो, कुछ सेंटेंसेस निकाल सकते हो, एंड देन यू कैन यूज देम फॉर योर आंसर्स. I've also included short answer type questions here and some long answer type questions. Okay, I'm sorry. Yeah, some long answer type questions. ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी अगर आपने कर लिए तो आपको बहुत सारे वर्ड्स का जो है वो आइडिया लग जाएगा. बहुत सारे कह सकते हैं ना, थॉट्स को कैसे रिकलेक्ट करके लिखते हैं, कौन सी वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको पता लग जाएगा. क्या होता है ना, यही खास बात होती है जब हम आगे आगे चलते हैं और एजुकेशन के अंदर रेवोल्यूशन आता है, राइट. कभी हम क्या करते थे, जब हम पढ़ते थे तो टीचर्स क्या करती थी, हम लोगों को हमारी इंग्लिश की टीचर्स हुआ करती थी तो क्या करती थी कि सालों साल पुराने जो आंसर लिखे हुए होते थे उनकी फटी सी बुक में, वही हम लोगों को रीड कर देती थी और हम सारे क्वेश्चंस का आंसर क्लास में लिखा करते थे कि ओ माय गॉड, ये तो आंसर्स तो बस बने बनाए यहीं पे मिल रहे हैं, फिर मिलेंगे भी नहीं. उसके बाद में धीरे धीरे रिफ्रेशर्स का ट्रेंड आया तो किसी एक पर्टिकुलर ऑथर के व्यू पॉइंट्स जो हैं उन व्यू पॉइंट्स को कलेक्ट करके और फिर पढ़ने लगे कि अरे वाह, ये तो अच्छे व्यू पॉइंट्स है. कमाल की बात यह है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज और इसीलिए सब्जेक्टिव है. ये जो आंसर्स है, इन आंसर्स को आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये जो आंसर्स है, ये आंसर सिर्फ थॉट प्रोसेस है. ये सिर्फ और सिर्फ थॉट है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स का कलेक्शन है और आपको भी ये करना है कि इन वर्ड्स को कैसे यूज करके अपना खुद का आंसर क्रिएट करना, उस पर वर्क करना है. कमाल की बात यह है कि अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आ गए तो 50 जो ऑथर्स का लिखा हुआ है, अपना जो लिखा हुआ है, अपने जो क्रिएटिव प्रॉम्प्ट्स है वो डालकर बनाओ तो कुछ भी बन जाता है. तो अब आगे चलकर भगवान जाने कि और क्या नई टेक्नोलॉजी आएगी, है ना. तो एजुकेशन जो है आंखों के सामने रेवोल्यूशनाइज हो जा रहा है, बट क्या है ना, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो उसके साथ में नहीं चल रहा. तो अब मैं तुम्हें ये तो नहीं कह सकती जैसे हमें कहा करती थी टीचर्स कि भैया ये रट लो. मैं तुम्हें ये कह सकती हूँ कि भैया ये जो तुम्हारे सामने वर्ड्स का एक रिकलेक्शन आ गया है जिससे ये आंसर्स फॉर्म हुए हैं, आप इनकी मदद से इंस्पिरेशन लो ताकि आप खुद के आंसर्स फॉर्म कर सको. आपको पूरे वर्ड टू वर्ड इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू टेक इंस्पिरेशन. ठीक है, तो ये आपका फायदा यहाँ से हो जाएगा. अब आप क्या है कि आप लोगों को बहुत हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है, आसानी से आपको सारा का सारे वर्ड्स एक जगह मिल जाएंगे. अच्छा, ये देखो बेटा, यहाँ पे आपके कुछ एमसीक्यूज है जो आपको करने चाहिए. डोंट वरी, इनके एंड में मैंने कुछ इनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी अटैच कर दिए. एंड फाइनली आपके जो रिपीटेडली आस्क्ड पीवाईक्यूज हैं वो भी आ गए. ठीक है, पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा. तो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा. अगर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर दो यार. हाँ, क्योंकि पूरी ईमानदारी के साथ मैं पढ़ा रही हूँ, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको दे रही हूँ. अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर दैट्स रिटन हियर, आई एम ट्राइंग कि मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊं जैसे लिटरेचर पढ़ाई जानी चाहिए, एक रोबोटिक तरीके से नहीं, फुल ऑन कैरेक्टर के अंदर जाकर, फुल ऑन वो इमोशंस आप तक पहुंचाकर. तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि वो इमोशंस आपके पास करेक्ट तरीके से पहुंचे ताकि आप उनके थ्रू अपना इंटरप्रिटेशन बना सको, अपने इन्फेरेंसेस ड्रॉ कर सको, अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने एनालिसिस को स्मूथ कर सको ताकि आप उन आंसर्स को लिख सको.
अगर आपको अच्छा लग रहा है यार तो फिर फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। एंड ऑफ कोर्स ये अगर आपको डाउनलोड करनी है पीडीएफ, देन यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड फ्रॉम टेलीग्राम, वहां पे मैं ये पीडीएफ डाल देती हूँ, सो यू कैन क्लिक एंड डाउनलोड फ्रॉम देयर। ठीक है, नाउ आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट डे। बाय बाय, टेक केयर।